हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, द्रव का वाष्पदाब। द्रव का वाष्पदाब आज हम लोगों का टॉपिक है, द्रव का वाष्पदाब। पहले द्रव का वाष्पदाब पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे कि हम लोग विलयन का वाष्पदाब कैसे निकालते हैं। हमने ले लिया एक पात्र। सर्वप्रथम हमने क्या ले लिया भैया? एक पात्र ले लिया, इसमें हमने जल भर दिया। हाँ, जल का मतलब होता है विलायक। केमिस्ट्री में जो विलायक है, विलायक को ए से दिखाते हैं। मैंने लिख दिया ए, इसका मतलब हो गया, हमने बोल दिया भैया ये जल भरा है, तो जल के अणु को हमने ए से दिखा दिया और इसको मैंने किया गर्म। जब हम लोग गर्म करेंगे जल को, तो जो है यहां पे क्या बनेगा? जल वाष्प में कन्वर्ट होगा, और वाष्प में कन्वर्ट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होके ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। मतलब कोई वाष्पदाब लगने वाला नहीं है। खुले पात्र में द्रव की वाष्प के कारण, खुले पात्र में द्रव की वाष्प के कारण हाँ, दाब संभव नहीं है। द्रव की वाष्प के कारण दाब संभव नहीं है। दाब संभव नहीं, क्योंकि जो है जल जब गर्म करेंगे तो जल के अणु वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वाष्प में कन्वर्ट होके क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। क्योंकि हमने इस पात्र को ढका नहीं है। अगर पात्र को ढके होते तो पात्र जो है, पात्र का विरोध करता जल की वाष्प को, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र है, कोई मतलब रोक टोक नहीं है। तो जल का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ वाष्प में और जो है उड़ गया। अब हम लोगों ने लिया एक बंद पात्र। इस बार हम लोगों ने लिया बंद पात्र, इसमें जल भरा। जल के मॉलिक्यूल को हमने ए से दिखा दिया, क्योंकि विलायक के अणुओं को हम लोग ए से दिखाते हैं। हाँ भाई, तो जल के अणुओं को हमने ए से दिखा दिया, इसको किया गर्म। अब जल के अणु जब वाष्प में कन्वर्ट होंगे तो जाके दीवार पे क्या करेंगे? दाब आरोपित करेंगे। दीवार पे दाब आरोपित करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया? ये दाब द्रव की वाष्प के कारण लगा है, तो इसे बोलेंगे द्रव का वाष्प दाब। द्रव का वाष्प दाब। अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो सतह का अणु है, सबसे ऊपरी अणु को बोल रहे हैं सतह का अणु। ये सतह का अणु जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये जाएगा, जब सतह का अणु वाष्प में कन्वर्ट होगा तो जाके दीवार पे क्या हो जाएगा? ऐसे चिपक जाएगा। दीवार पे जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। फिर और जो है नीचे से जो अणु है वो सतह पे आएगा, फिर वो जो है वाष्प में कन्वर्ट होगा, और वो भी जाके दीवार पे क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। धीरे धीरे जो है इस बूंद का आकार यहाँ पे जो है गोलाकार होगा, और ये पुनः किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? जल में। शुरू में क्या हुआ? जो हमारा द्रव था वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, और बाद में क्या हुआ? ये जो वाष्प है ये किस में कन्वर्ट हो रही है? द्रव में कन्वर्ट हो रही है। मतलब एक साम्यावस्था आ जा रही है। सुनो भाई, यहां पे जो हमने पात्र लिया था, खुला पात्र था, हमने जल का मॉलिक्यूल भरा है, इसको गर्म किया, ये वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हुआ, कोई रोक टोक नहीं थी, ये सीधा जो है वाष्प में कन्वर्ट हुआ और उड़ गया। यहां पे क्या हुआ? इस बार मैंने बंद पात्र लिया। बंद पात्र में जल के अणु को हमने, मतलब जल को भरा, जब इसको गर्म किया तो जो सतह के अणु थे ये कन्वर्ट हुए वाष्प में। ये जब वाष्प में कन्वर्ट हुए तो दीवार पर जाकर जो हमने अवरोधक लगा रखा है, अवरोधक पे जाकर के चिपक गए। फिर और ढेर सारे अणु जो है सतह पे आए होंगे, वो भी किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? वाष्प अवस्था में। वो भी जाके कहां पे चिपकेंगे? अवरोधक अर्थात दीवार पे जाके, या दीवार जो भी हमने अवरोधक लगाया है उस पे जाके चिपकेंगे। धीरे धीरे इनका आकार कैसा होता जाएगा? जो द्रव के कारण वाष्प है, वाष्प का आकार गोलाकार होता जाएगा, और फिर पृष्ठ तनाव के कारण ये कहां आने लगेंगे? ये जो वाष्प है ये दोबारा किसमें कन्वर्ट होने लगेंगी? द्रव में। मतलब अगर हम कहें तो द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है,
प्रारंभ में, और वाष्प किसमें कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में। मतलब एक क्या क्रिएट हो गई? साम्यावस्था। क्या क्रिएट हो गई? साम्यावस्था। तो अगर हमें द्रव का वाष्प दाब की परिभाषा बोलना है तो हम बोलेंगे किसी ताप पर, क्योंकि हर द्रव के लिए ताप कैसा होगा? अलग अलग। किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य, द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था हाँ में द्रव के वाष्प के कारण दीवार या पात्र पर आरोपित दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो द्रव के वाष्प दाब की परिभाषा क्या हुई? किसी ताप पर, क्योंकि हर द्रव के लिए ताप कैसा होता है? अलग अलग। किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में द्रव के वाष्प के कारण दीवार पर आरोपित दाब क्या कहलाता है? द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कौन से अणु वाष्प अवस्था में आसानी से बदलेंगे। तो मैंने बोल दिया यहां पे सतह के अणु जो सबसे ऊपर हैं, ये अणु वाष्प अवस्था में सबसे आसानी से बदलेंगे। तो बात आई सतह का अणु वाष्प अवस्था में आसानी से क्यों परिवर्तित होता है? क्यों परिवर्तित होता है? ये कोई क्वेश्चन कर लिया कि ये बताओ, जिसने मतलब जो हमने सबसे ऊपरी अणु था जल का, उसको मैंने बोला सतह का अणु। तो सतह का अणु वाष्प अवस्था में आसानी से क्यों परिवर्तित होता है, या वाष्प अवस्था में आसानी से कैसे बदल जाता है, क्यों बदल जाता है? तो हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो अभी जल का अणु यहां पे है, तो अगर जल का अणु यहां पर है तो इसको एक अणु बगल से, एक इस बगल से, एक अणु जो है इस बगल से, एक अणु इस बगल से, एक अणु नीचे से और एक अणु कहां से? ऊपर से। ये जल के अणु को 4 लोग घेरे हुए हैं। मतलब यहां पे आकर्षण ज्यादा है, यहां पे आकर्षण क्या है? ज्यादा है। जबकि सतह के अणु की बात करें तो इसको जो है सिर्फ 3 अणु घेरेंगे। सतह के अणु को सिर्फ कितना अणु घेरेगा? 3 अणु घेरेगा। अगर सतह के अणु की बात करें तो इसको जो है एक दो, एक कहां से? नीचे से। मात्र सतह के अणु को 3 लोग जो है घेरेंगे। जबकि जो अस्थूल अणु है, जो बीच में अणु है, उसको बोल रहे हैं अस्थूल अणु। अस्थूल अणु को जो है ज्यादा से ज्यादा अणु घेरेंगे। मतलब अगर हम लोग बेसिक बोले तो इसको 4 अणु घेर रहे हैं, जबकि जो सतही अणु है उनको मात्र 3 अणु घेर रहे हैं। तो पहला कारण है कि सतह का अणु वाष्प अवस्था में इसलिए बदल जा रहा है क्योंकि सतह के अणु में आकर्षण क्या है? कम है। पहला आंसर लिखेंगे कि भैया सतह के अणु में आकर्षण कम है। सतह के अणु में आकर्षण बल क्या है? कम है। जितने नीचे हैं, नीचे के अणु हैं, इनमें आकर्षण ज्यादा है, और जो हमारा सतह का अणु है इनमें आकर्षण क्या है? कम है। क्योंकि सतह के अणुओं को मात्र 3 अणु घेर रहे हैं, जबकि अस्थूल अणुओं को एक इस बगल से, एक इससे, एक नीचे, एक ऊपर 4 अणु घेर रहे हैं। यहाँ पे जो है अस्थूल अणु में आकर्षण ज्यादा है, जबकि सतह के अणु में आकर्षण कम है। दूसरा मेन कारण है कि अगर सतह का अणु सबसे ऊपर है तो इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा थी। इनकी कौन सी ऊर्जा ज्यादा थी? जैसे अगर कहीं दौड़ हो रही है तो कौन सबसे आगे होगा? जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो सबसे आगे होगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो कहां होगा? पीछे होगा।
तो अगर सतह का अणु सबसे ऊपर है तो इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा थी। इसकी कौन सी ऊर्जा ज्यादा थी? गतिज ऊर्जा। तो सतह का अणु वाष्प अवस्था में आसानी से इसलिए परिवर्तित हुआ क्योंकि पहला कारण है कि भैया इनमें आकर्षण बल कम था। दूसरा कारण है सतह के अणु की गतिज ऊर्जा ज्यादा थी। सतह के अणु की गतिज ऊर्जा ज्यादा थी या ज्यादा है। सतह के अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा है और दूसरी बात है इनमें आकर्षण बल क्या है? कम है। इन दो कारणों से सतह का अणु जो है वाष्प अवस्था में आसानी से बदल जा रहा है। अगर हमसे कोई कहेगा द्रव का वाष्प दाब संभव है, तो क्वेश्चन आ गया खुले पात्र में संभव है कि बंद पात्र में संभव है? तो द्रव का वाष्प दाब जो है वो खुले पात्र में संभव नहीं है, क्योंकि द्रव का वाष्प दाब हम लोगों ने देखा कि द्रव का वाष्प दाब तब आ रहा था जब साम्यावस्था आ रही थी, और साम्यावस्था खुले पात्र में नहीं संभव है, साम्यावस्था बंद पात्र में संभव है। तो एक क्वेश्चन यही पूछ सकता है द्रव का वाष्प दाब संभव है खुले पात्र में कि बंद पात्र में? तो बंद पात्र में। द्रव का वाष्प दाब है क्या? किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था। साम्यावस्था क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो द्रव है वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है और बाद में वो जाके दीवार या अवरोधक पे चिपकेगा, फिर नीचे से और जल जाएगा, जो है जाके वो भी चिपकेगा, धीरे धीरे बूंद का आकार गोलाकार होता जाएगा और फिर गुरुत्वाकर्षण कारण कहां जाएगा? फिर से नीचे आ जाएगा, मतलब उसी द्रव में आ जाएगा। तो किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है और वाष्प किसमें कन्वर्ट हो रहा है? द्रव में। साम्यावस्था में द्रव के वाष्प के कारण दीवार पर आरोपित दाब, दीवार या पात्र पर आरोपित दाब मतलब जिसमें रखा है उस पर द्रव की वाष्प क्या कर रही है? दाब आरोपित कर रही है। आरोपित दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। फिर मैंने बोला कौन से अणु सबसे पहले वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होंगे? तो मैंने बोला जो सबसे ऊपरी अणु है, जिसको मैंने नाम दे दिया सतह का अणु। तो सतह का अणु सबसे पहले वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होगा। तो रीजन क्या है, क्यों सबसे पहले कन्वर्ट होगा ये वाष्प अवस्था में? तो बात यही, क्योंकि इनमें आकर्षण क्या है? कम है। अगर कोई बच्चा तैयारी करने जा रहा है तो वो कब सफल होगा? जब आकर्षण कम होगा। अगर वो आए दिन घर पे ही भाग आ रहा है तो फिर उसका जो पढ़ाई लिखाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आकर्षण जीवन में सफल होना है तो लोगों से चिपको कम, आकर्षण कम रखो। तो यहाँ पे सतह का अणु वाष्प अवस्था में इसलिए आसानी से बदल जा रहा है क्योंकि इसमें आकर्षण बल कम है और ये अगर सबसे ऊपर है मतलब इसकी गतिज ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। चलिए भाई नोट करिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे ये जो वाष्प दाब था, वाष्प दाब किससे प्रभावित हो रहा था? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ, ये जो वाष्प दाब बन रहा था इसको प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है ये पदार्थ की आकृति, ये पदार्थ की आकृति या आकार या संरचना, जो भी बोलना चाहो, ये पदार्थ की आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। तुम पदार्थ कैसा भी लो, जो द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पदार्थ की आकृति अवलिक आकार पर निर्भर नहीं करता। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? हाँ, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये दो बातें हैं कि भैया जो वाष्प दाब है, जो द्रव का वाष्प दाब बन रहा है, ये पदार्थ की आकृति मतलब जिस पदार्थ में रखा गया है उसके आकृति आकार पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जो पदार्थ है जो कि कन्वर्ट होगा वाष्प अवस्था में, जिसके कारण दाब लगेगा, तो पदार्थ जो वाष्प दाब है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। जैसे एग्जांपल समझें, हमने ले लिया एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और मैंने ले लिया ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, एथिलीन
ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल, और ये हो गया ग्लिसरॉल। नाम अगर बोले तो प्रोपेन, आईयूपीएसी नाम बोलेंगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, और ये एथेन 1,2 डाइऑल। अब बात है कि जो एल्कोहल होता है ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो यहां पे हम लोग बात करें तो 3 OH है, तो कितना हाइड्रोजन बंध बनाएगा? 3 हाइड्रोजन बंध बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जबकि यहां पे कितना है भाई? 2 OH है, तो ये कितना हाइड्रोजन बंध बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो ये 3 हाइड्रोजन बंध बनाएगा और ये 2 हाइड्रोजन बंध बनाएगा। मतलब कि अगर 3 हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो ग्लिसरॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन बंध बनेगा, तो इनके अणुओं में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल है, वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। ग्लिसरॉल में आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ, आकर्षण बल ज्यादा होगा। किसके कारण? भैया यहां पे 3 हाइड्रोजन बंध बनेगा। यहां पे ग्लिसरॉल की तुलना में, एथिलीन ग्लाइकाल में, ग्लिसरॉल की तुलना में, ग्लिसरॉल की तुलना में एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल का आकर्षण बल या में आकर्षण बल, एथिलीन ग्लाइकाल में आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है। तो इसमें आकर्षण बल कम है और इसमें आकर्षण बल ज्यादा है, तो होगा क्या? इसके जो अणु होंगे ये कम, अब जो है एथिलीन ग्लाइकाल में अगर आकर्षण बल कम है तो इसके जो एथिलीन ग्लाइकाल है ये ज्यादा मात्रा में किसमें कन्वर्ट होगा? वाष्परावस्था में। जबकि अगर इसमें आकर्षण बल ज्यादा है तो इसके अणु, मतलब ग्लिसरॉल के अणु कम वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि आकर्षण यहाँ पे ज्यादा है तो ये कम अवस्था में वाष्पित होगा। यहाँ पे आकर्षण कम है तो इसके तुलना में, ग्लिसरॉल की तुलना में एथिलीन ग्लाइकाल ज्यादा वाष्पित होगा। मतलब अगर हम बोले तो एथिलीन ग्लाइकाल का जो है वाष्प दाब, अगर एथिलीन ग्लाइकाल शुद्ध है तो हम लोग शुद्ध वाष्प दाब को P0 से दिखाते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो P0 एथिलीन ग्लाइकाल, P0 एथिलीन ग्लाइकाल किससे ज्यादा है भाई? P0 एथिलीन ग्लाइकाल ज्यादा है P0 ग्लिसरॉल से। मतलब जो है एथिलीन ग्लाइकाल का ज्यादा वाष्प बनेगा, तो ज्यादा वाष्प बनेगा तो ये दीवार पे जाके ज्यादा वाष्प दाब आरोपित करेगा। ग्लिसरॉल का कम जो है वाष्प बनेगा तो ये कम मात्रा में जाके दीवार पे दाब आरोपित करेगा। मतलब अगर हम लोग एक बात बोले तो आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, आकर्षण बल व्युत क्रमानुपाती होता है किसके? वाष्प दाब के, वाष्प दाब के। या ऐसा भी लिख सकते हो कि वाष्प दाब जो होता है ये व्युत क्रमानुपाती होता है किसके? आकर्षण बल के। जिसमें जितना ज्यादा आकर्षण होगा, जिसके अणुओं में जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, उस वह अणु उतनी कम मात्रा में वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होगा, और जितनी कम मात्रा में वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होगा उतने कम वो क्या आरोपित करेगा? दाब करेगा। तो वाष्प दाब जो है एंटी प्रोपोर्शनल होता है आकर्षण बल के। तो हम लोगों ने कहा कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक तो 2 कारक थे। एक, पदार्थ की आकृति जो है, पदार्थ की आकृति आकार पे वाष्प दाब निर्भर नहीं करता। तुमने गिलास में जल रखा है, चाहे ग्लास छोटा हो चाहे ग्लास कैसा हो, बड़ा हो, इस पे नहीं निर्भर करेगा। दूसरी बात, अब ग्लास को बंद करेंगे क्योंकि बंद पात्र होना चाहिए। दूसरा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मैंने एथिलीन ग्लाइकाल का एग्जांपल लिया, ग्लिसरॉल का लिया, ऐसे जैसे मैंने जल और जल के अणुओं की बात कर दिया, H2 और H2 अणुओं के मध्य, जल और जल के अणुओं के मध्य, तो आपको पता है कि जल के एक अणु में, ऐसे ही लिख देता हूं, जल के एक अणु में 4 हाइड्रोजन बंध होते हैं। यहां पे हम लोग बर्फ की चर्चा मान लो कर रहे हैं, तो बर्फ वो भी जल की ही प्रकृति है बर्फ। तो जल के एक अणु में कितना हाइड्रोजन बंध होता है? 4 हाइड्रोजन बंध। और हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के एक अणु में 1 हाइड्रोजन बंध होता है, 1 हाइड्रोजन बंध होता है।
तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बंध बनेगा, मतलब ये कम मात्रा में, यहाँ पे आकर्षण ज्यादा है। जब हाइड्रोजन बंध ज्यादा है तो यहाँ पे आकर्षण बल ज्यादा है। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बंध जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा आकर्षण होगा, मतलब आकर्षण बल होगा, और उतनी ही कम ये किस्म, उतना ही कम क्या होगा, वाष्प दाब होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आकर्षण बल उतना कम बनेगा वाष्प, और जितना कम वाष्प बनेगा जो है उतना कम वो क्या आरोपित करेगा, वाष्प दाब आरोपित करेगा बंद पात्र में। जबकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बंध है, तो यहाँ पे जल के तुलना में आकर्षण बल कैसा है, कम है। जब आकर्षण बल कम है तो जो है वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि आकर्षण बल जब कम है तो जल के तुलना में इसके मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में वाष्पित होंगे। जब ज्यादा मात्रा में वाष्पित होंगे तो ये जाके दीवार पे या बंद पात्र पे अधिक मात्रा में वाष्प दाब आरोपित करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट करिए। हाँ बच्चों, हम लोग बात करेंगे विलयन के वाष्प दाब की। तो विलयन क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लेकिन हम लोग जो विलयन पढ़ रहे हैं वो कौन सा विलयन है, बाइनरी विलयन है। बाइनरी विलयन में एक ही विलेय होता है और एक ही क्या होता है, विलायक। एक ही विलेय होता है और एक ही विलायक होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करेंगे जिसमें विलायक कैसा होगा, वाष्पशील होगा। विलायक कैसा होगा, वाष्पशील, और विलेय भी कैसा होगा, वाष्पशील होगा। वाष्पशील का मतलब सभी लोग समझ रहे हो कि जो किसमें कन्वर्ट हो भाई, वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो। या पहले अवाष्पशील की ही चर्चा कर लेते हैं, जिसमें विलेय अवाष्पशील हो और विलायक कैसा हो, वाष्पशील हो। हम लोग ऐसे विलयन के वाष्प दाब की चर्चा करेंगे। वाष्पशील का मतलब जैसे जो विलायक है वो हो, जैसे H2O हो गया, और कौन हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, CH3 CH2OH, मेथिल अल्कोहल हो गया, CH3OH हो गया। तो जल हो गया, एथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया। अगर ऐसे जो है शब्दों का प्रयोग होगा तो ये जल है, जो एथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल, ऐसे पदार्थों का प्रयोग होगा तो ये क्या होंगे भैया, ये वाष्पशील होंगे। ये कैसे होंगे, वाष्पशील। अवाष्पशील में जैसे यूरिया हो गया, NH2CO NH2, यूरिया हो गया। बात आई ग्लूकोज हो गया, C6H12O6 हो गया। चीनी हो गया, C12H22O11 हो गया। तो अगर हम लोग बात करें विलयन का वाष्प दाब निकालना, कंडीशन है जब विलायक कैसा हो, वाष्पशील हो, और विलेय कैसा हो, अवाष्पशील हो, तो हम लोग विलयन का जो है क्या निकालेंगे, वाष्प दाब। जब विलायक कैसा हो, वाष्पशील, विलयन कैसा हो, अवाष्पशील, तब हम लोग निकालेंगे विलयन का जो है वाष्प दाब निकालेंगे। अब मैंने एक पात्र ले लिया, अब ये बंद पात्र है जिसमें भरा है विलायक। विलायक के अणुओं को हम लोग ए से दिखाएंगे, विलायक के अणुओं को ए से दिखाएंगे और विलेय के अणुओं को किससे दिखाएंगे, बी से। इसको हमने किया गर्म। जब गर्म करेंगे तो विलायक के अणु जाके, विलायक के अणु वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होंगे। मैंने बोला था कौन से अणु वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होते हैं, सतही अणु। तो ये वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होंगे और जाके दीवार पे दाब आरोपित करेंगे। इस दाब को हम लोग बोलेंगे P0A। P0A का मतलब हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का मतलब पात्र के अंदर सिर्फ क्या भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। फिर हमने एक अन्य पात्र लिया है जिसमें हमने विलेय भरा है। अब ये विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। विलेय को किससे दिखा रहे हैं भाई, बी से दिखा रहे हैं। हमने किया गर्म, कोई वाष्प नहीं उत्पन्न होगी क्योंकि हमने बोल दिया विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। अब हमने विलायक और विलेय को मिला लिया। विलायक और विलेय को जब मिलाएंगे तो बनेगा विलयन। हम लोग उस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर रहे हैं जिसमें विलायक कैसा हो, विलायक वाष्पशील हो और विलेय कैसा हो, अवाष्पशील हो। तो मिलाएंगे तो होगा AB करके, हाँ भाई, करेंगे गर्म। जब गर्म करेंगे तो सिर्फ विलायक के ही अणु किसमें कन्वर्ट होंगे,
वाष्प अवस्था में और दीवार पे आरोपित करेंगे दाब, इस दाब को हम लोग बोलेंगे क्या, पीए बोलेंगे। पीए का मतलब हो गया विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। अगर बोलना चाहो तो विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। चूंकि अब विलायक शुद्ध नहीं है, शुद्ध होता तो पी नॉट ए से दिखाते, लेकिन शुद्ध नहीं है तो किससे दिखा रहे हैं, पीए से। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। या ऐसा भी बोल सकते हो कि विलयन में किसके कारण दाब आरोपित हो रहा है भाई, तो विलयन में सिर्फ विलायक के अणुओं के कारण ही वाष्प दाब आरोपित हो रहा है, क्योंकि विलय कैसा है, अवाष्पशील है। तो इतना ना बोल के सिंपल वे में बोल सकते हो विलयन का वाष्प दाब। लेकिन जो बहुत अच्छे से बोलना चाहे वो बोलेगा विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब। चलो भाई, तो अब हम लोग एक बात और करेंगे, जो पी नॉट होगा, पी नॉट ए होगा, मतलब जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा वो पीए से ज्यादा होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा ज्यादा होता है। या विलयन में उपस्थित विलायक के, विलयन में उपस्थित विलायक के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। वाष्प दाब से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होगा भाई, क्योंकि अब विलयन में विलायक के अणु तो है ये हैं, साथ ही साथ किसके अणु हैं, विलय के अणु भी उपस्थित है। मान के चल रहे जितना आयतन ये उतना आयतन ये है, यहाँ पे सब विलायक भरा है और यहाँ पे विलायक के स्थान पे जो है कौन आ गया है, विलय भी आ गया है। तो अब इसकी मात्रा विलायक की कम हो जाएगी। जब विलायक की मात्रा कम हो जाएगी तो कम वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे, और जब वाष्प अवस्था में कम परिवर्तित होंगे तो दाब भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अब यहीं पे हम लोग जो है बात करेंगे पीए प्रोपोर्शनल किसके होगा, पीए प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, हाँ बच्चों हम लोग बात कर रहे थे स्थिर ताप पर, यह राउल्ट का नियम, स्थिर ताप पर, हाँ विलयन के, स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक, विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब। किसी घटक का मतलब है कि विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, लेकिन यहां पे हमने विलय अवाष्पशील लिया है तो हमारा घटक जो है विलय नहीं होगा, कौन होगा, विलायक होगा। लेकिन परिभाषा में बोलेंगे किसी घटक, क्योंकि जब वाष्पशील, अभी ऐसी कंडीशन आएगी जब विलायक तो वाष्पशील होगा ही, विलय भी कैसा होगा, वाष्पशील होगा। तो विलय के अणुओं के द्वारा भी वाष्प दाब आरोपित होता है और विलायक के अणुओं के कारण भी वाष्प दाब आरोपित होता है। तो इसीलिए किसी घटक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां पे जो है, यहां पे सिर्फ विलायक के अणु के कारण ही वाष्प दाब आरोपित हो रहा है, ये याद रखना, क्योंकि विलय कैसा है, अवाष्पशील। तो स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब, स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज, उसके मतलब जिस घटक की बात कर रहे हैं उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसके मोल प्रभाज के बराबर से 6 समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यह किसका नियम है, राउल्ट का नियम है। यह किसका नियम है भाई साहब, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। पीए प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। चलो बच्चों इतनी बात नोट करो तो आगे बात करें। तो हमने बात किया था कि स्थिर ताप पर जो है विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज्य के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने कह दिया पीए प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये किसके नियम से लिखा, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से। अब यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा, आएगा कांस्टेंट। पीए बराबर क्या आ जाएगा, के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब अगर यहीं पे हम कंडीशन डाल दें, यदि विलायक शुद्ध है, यदि विलायक कैसा है, शुद्ध है, यदि विलायक शुद्ध है
तो होगा क्या, यदि विलायक शुद्ध है तो विलय के अणु नहीं होंगे। विलायक शुद्ध होने का मतलब विलयन में विलय रह ही नहीं गया। जब विलय नहीं होगा तो विलय के मोल नहीं होंगे। जब विलय का मोल नहीं होगा तो विलय का मोल प्रभाज्य भी नहीं होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0। सबको पता है मोल फ्रैक्शन बी बराबर होता है एनबी अपान एनबी प्लस एन में। अब हमने कह दिया भैया कि माना यदि विलायक कैसा है, शुद्ध है, तो विलायक शुद्ध होने का मतलब उसमें सिर्फ विलायक है, मतलब विलय नहीं है। विलय नहीं है तो विलय का मोल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब विलय का मोल प्रभाज्य 0 हो गया। और हमको एक बात पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है, तो 1 होता है। तो अगर विलायक शुद्ध है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मान लिया मैंने समीकरण फर्स्ट। तो अगर हम लोग समीकरण 1 में मोल फ्रैक्शन ऑफ समीकरण 1 में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का समीकरण 1 में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान रखें या रखने पर, समीकरण 1 में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान रखने पर जब रखेंगे तो होगा क्या भाई, पी ए बराबर के, यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। पी ए बराबर कितना आ गया, के आ गया। लेकिन पता होना चाहिए कि यदि विलायक शुद्ध है तो उस समय जो विलायक के कारण वाष्प दाब उत्पन्न होगा वो पी ए नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम लोग किससे दिखाते हैं, पी नॉट ए से। तो के का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में। के का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो होगा क्या बच्चा, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। तो पी ए बराबर हो गया पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के स्थान पे 1 माइनस क्या रख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रख दिया। अब करो गुणा भाई, तो पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मैंने इसको इधर बुला लिया, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए। पी नॉट ए माइनस कितना हो गया, पी ए। तो अगर हम लोग बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए बटा पी नॉट ए। नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, इधर लिख दे रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए बटा क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। यहां से भी हम लोग राउल्ट का नियम दे सकते हैं। क्या है राउल्ट का नियम, राउल्ट का वाष्प दाब, राउल्ट के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के नियमानुसार, ऐसा बोलो, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार इतने को क्या बोलेंगे भाई, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये पूरे को बोलेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, विलय का मोल प्रभाज्य, विलय का मोल प्रभाज्य। तो राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज्य के, विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है, या बराबर के स्थान पर लिख सकते हो समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये राउल्ट का दूसरा नियम है। हाँ भाई जरा सुनो, मैंने क्या बोला, एक बार शुरू से देख लो। मैंने कहा था जब हमने विलय विलायक को एक साथ रख लिया, विलयन बना लिया, तो क्या आया था, ए बी ए बी ए बी करके आया था। हमने गर्म किया तो सिर्फ किसके कारण वाष्प आरोपित हुआ है,
वाष्प सिर्फ आरोपित हुआ है विलायक के कारण, जिसको मैंने बोला पीए। अब यहीं पे मैंने राउल्ट का नियम लगाया। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि भैया स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब, स्थिर ताप पर विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक के, मतलब जिस घटक का वाष्प दाब है उस घटक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। पीए प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रोपोर्शनल हटाया हो क्या आया है, पीए बराबर के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहीं पे मैंने कंडीशन डाल दिया, माना यदि विलायक कैसा है, माना यदि विलायक शुद्ध है, विलायक शुद्ध है तो उसमें विलेय का अणु नहीं होगा, तो विलेय का मोलेंस कितना हो जाएगा, 0। हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर होता है कितना है, 1। जब विलेय 0 हो गया विलेय का मोलेंस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समीकरण 1 में मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान रख दिया, तो पीए बराबर आ गया के। हम जानते हैं पीए बराबर के आया है, यदि विलायक शुद्ध है तो उस समय जो दाब होगा वो पीए नहीं होगा, उस समय दाब क्या होगा विलायक का, पी नॉट ए। मान समीकरण 1 में रख दिया, पीए बराबर क्या आ गया, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के स्थान पर रख दिया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, गुणा भाग किया तो आया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। इतने को बोलते क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो राउल्ट का जो दूसरा नियम है, राउल्ट के नियमानुसार, मतलब राउल्ट के नियम को इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर या क्या होता है, समानुपाती होता है। नोट करिए बच्चों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।